नमस्कार, मनी गुरु के एक और खास एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। निवेश हम सब करते हैं, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी हम अपने एडवाइजर्स दोस्तों की मदद से करते हैं, लेकिन क्या आपका निवेश सही डायरेक्शन में जा रहा है? कहीं आपको एक गलती तो नहीं कर रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा कर सकें। और इसी चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बने हैं मिस्टर फिरोज अजीज, आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज आपका। आमतौर पर जब हम मिस्टेक्स की बात करते हैं, कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं जिनको ओवरकम करना होता है, खासतौर पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई निवेश कर रहा है। लेकिन सबसे कॉमन मिस्टेक कौन सी है? सबसे पहले अगर आपको समराइज करना हो कि आमतौर पर आपने बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड देखा है कि इस तरह की मिस्टेक लोग करते हैं जब वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो वो कौन सी होगी फिरोज? अगर मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर मैंने बोला तो काफी सारे इन्वेस्टर ये मिस्टेक जरूर करते हैं कि उनकी जो कंटिंजेंसी फंड होती है 3 महीने की, वो काफी बार वो नहीं रखते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं लाइफ में जिसमें आपको एक बैकअप चाहिए होता है। तो 3 मंथ की आपको मिनिमम कंटिंजेंसी रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए, काफी लोग नहीं रखते। अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए तो काफी लोग जब तक उनकी आय बहुत नहीं बढ़े तब तक वो अपने निवेश को स्टार्ट नहीं करते। तो ये दो तो बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं आई थिंक ओवर द शो। बट वन बाय वन आई विल कम विद दैट। जैसे आपने इमरजेंसी फंड की बात की कि आमतौर पर लोग नहीं रखते हैं कॉन्टिजेंसी के लिए, यानी इमरजेंसी के लिए अलग से एक फंड नहीं रखते हैं। लेकिन आपसे यही समझना चाहेंगे कि अगर इमरजेंसी फंड, क्योंकि जैसे आपने कहा जरूरी है, ये आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है वो होना चाहिए कि आप अपनी जो भी आपकी मासिक आय है उसका 3 गुना या जितना भी आप रख पाए उसको अलग रखना चाहिए अपने बाकी खर्चों से। लेकिन इसको कैश में अलग रखें या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखना चाहिए, या फिर आप कोई लिक्विड फंड में इसको सजेस्ट करेंगे? इमरजेंसी फंड की प्लानिंग भी कैसे होनी चाहिए फिरोज? जी, आपने उसका क्वांटम तो बता दिया कि 3 महीने का मिनिमम एटलीस्ट कंटिजेंसी फंड रखना चाहिए। अब उसको कहाँ इन्वेस्ट करें या कहाँ पार्क करें? इन्वेस्ट एक गलत नॉमेनक्लेचर होगा, पार्किंग किधर करें? तो एक जैसे आपने कहा कि बैंक अकाउंट में तो नहीं रखना चाहिए उसको तब तक कि आपके बैंक अकाउंट की 6-7% की ब्याज दरें ना हो, क्योंकि आजकल काफी सारी प्राइवेट बैंक्स 6-7% की इंटरेस्ट देती है सेविंग्स अकाउंट पे। अगर 6-7% की इंटरेस्ट है तो उसको आप बैंक अकाउंट में ही रहने दीजिए। अगर आपकी बैंक ये सुविधा नहीं देती है हाई इंटरेस्ट रेट की, तो आपको एक फ्लेक्सी एफडी कहलाती है, जिसमें आपकी पैसे जो भी एक्स्ट्रा होते हैं एक अमाउंट के ऊपर वो एफडी में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपने एक चेक इशू किया तो ऑटोमेटिकली वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं विदाउट एनी पेनल्टीज। उसको कहते हैं फ्लेक्सी एफडी। एक जरिया ये होता है, सेविंग्स अकाउंट हाई इंटरेस्ट वाला सेविंग्स अकाउंट एक जरिया है, फ्लेक्सी एफडी एक दूसरा जरिया है, और तीसरा जरिया लिक्विड फंड है। अगर आप लीस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको लिक्विड फंड को लेने की जरूरत नहीं है, पहले 2 में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको डेफिनेटली लिक्विड फंड का बेनिफिट लेना चाहिए जिसमें टैक्स आर्बिट्राज होगा। आपने कई ऑप्शंस बताए कि उस मनी को कैसे पार्क करना है, लेकिन जैसे मैंने कहा कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि कैश कुछ घर पे होना चाहिए, बिकॉज मान लीजिए कि एटीएम आप तुरंत ना आप जा पाए, इमरजेंसी आपके पास कोई आ गया। हालांकि अगर मेडिक्लेम की कोई इमरजेंसी है तो काफी हद तक जो कैशलेस सुविधा है वो अपनाई जा सकती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम जो कैश में होना चाहिए हाथ में, वो आप सजेस्ट करेंगे कि कुछ हिस्सा कैश भी होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी को देखते हुए? देखिए, आज की डेट में अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो काफी सारे वेंडर्स कार्ड्स प्लास्टिक मनी को यूज नहीं कर रहे थे। आज 10 सालों बाद उनकी तादाद ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ चुकी है। तो आज पेपरलेस मनी का काफी महत्व है। प्लास्टिक मनी तो मेरे हिसाब से हार्ड कैश रखने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि 300, 400, 500 रुपए का खर्च भी करो तो वो भी आजकल वेंडर्स प्लास्टिक मनी में कार्ड्स के जरिए ले लेते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कैश घर पे ना रखें, क्योंकि उसको संभालना और एक आपको एक एडिशनल बर्डन आ जाता है। कैश की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके डेबिट कार्ड में पैसे हो, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो, या फिर फ्लेक्सी एफडी में पैसे हो, तो मेरे हिसाब से हार्ड कैश पेपर मनी की जरूरत शायद ना हो।
तो ये तो वो पहली मिस्टेक है, कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं ये फिरोज ने बताया। फिरोज, साथ ही आपने कहा कि कई बार एजम्पशन पे चलता है एक इन्वेस्टर, एक कॉमन मैन, कि जब सैलरी थोड़ी मेरी बढ़ जाएगी, अभी मैं बहुत लो इनकम ग्रुप में आता हूँ, इसलिए वो निवेश की शुरुआत ही बहुत लेट करते हैं। ये दूसरी मिस्टेक जैसे आपने बताई। तो आई वुड वांट कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि सैलरी बढ़ने के इंतजार में कहीं आपका निवेश लेट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर आप जो टोटल समय देंगे अपने निवेश को वो कम होता जाएगा, ऐसे में जो रिटर्न्स होंगे उस पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि जैसे वॉरेन बफे ने कहा था कि द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वो आपके हित में काम नहीं करेगा अगर आपने लेट से स्टार्ट किया, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट को कम समय मिलेगा और कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट होता है, बेनिफिट होता है, वो आपको अप्रूव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहें और आप 25 साल की उम्र से स्टार्ट करें, ना कि 35 की, तो आपका टोटल कॉर्पस अगर 13% पे भी पैसा ग्रो हो जाए तो 2.25 करोड़ से 2.27 करोड़ पे पहुंच सकता है अगर आप 10,000 रुपए मासिक डालें, आप जब तक रिटायर नहीं होते। अगर आपने उसको डिले कर दिया और कहा कि 10 साल बाद जब मेरी आय बहुत ज्यादा हो जाएगी तब मैं 10,000 का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, तो उसकी वैल्यू 2.25 करोड़ की वैल्यू घट के सिर्फ 55 लाख रह जाती है। तो मेरे हिसाब से 1/4 उसकी वैल्यू रह जाती है। तो प्लीज इन्वेस्ट करने के लिए आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। और मैंने 10,000 गलत कहा, 1,000 रुपीज की बात हो रही है पर मंथ टिल द एज ऑफ 58। राइट, आपने बहुत एप्टली इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि जितना कम समय हम अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे, रिटर्न्स का उस पर उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन कुछ और मिस्टेक्स की बात करें तो क्या इंस्ट्रूमेंट चुनने को लेकर भी मिस्टेक्स होती हैं? क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि अगर आप हायर इनकम ग्रुप में हैं तो आपको शायद एफडी चुनने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में विकल्प का चुनाव कैसे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल? हर इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट और उसकी ज़रूरतें अलग हो सकती हैं, तो वो तीसरी बड़ी मिस्टेक कौन सी है? आपने राइटली इंडिकेट किया, जो इंस्ट्रूमेंट की चॉइस होती है, जनरली इंडियंस बहुत रिस्क एवर्स होते हैं और फिर फिक्स डिपॉजिट की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट से कभी भी आपके लार्ज गोल्स, रिटायरमेंट गोल्स पूरे होने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। तो जब तक कि आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को कम तवज्जो देके और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपको इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स के जरिए ना करें, तो आपकी जो गोल्स हैं वो एस्पिरेशन मीट होने की बहुत कम चांस हो जाएगी। जनरली हमने देखा है कि फिक्स डिपॉजिट्स और लाइफ इंश्योरेंस में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं और इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंट एलोकेशन है वो काफी कम रहती है। तो थर्ड मिस्टेक ये होगी कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के बियॉन्ड देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग रन में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। राइट, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम चुने ये भी ध्यान में रखना होगा कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स वहां से मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो भी जैसे लॉन्ग टर्म का आपने बात की तो उसके लिए और ट्रेडिशनल के बियॉन्ड यानी कि इक्विटी की तरफ भी जरूर देखना चाहिए। इनफैक्ट एक और मिस्टेक जो आमतौर पर हम देखते हैं फिरोज, वो ये कि इंश्योरेंस पॉलिसी को ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्योंकि कंपनीज भी प्रमोट करती हैं और फिर आमतौर पर ये धारणा भी है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी, खासतौर पर अगर कोई होल लाइफ पॉलिसी आप ले लें या कोई ट्रेडिशनल पॉलिसी आप ले लेते हैं, उसको ही एज एन इन्वेस्टमेंट आमतौर पर लोग काउंट करते हैं। यू थिंक ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये हाईलाइट करना दर्शकों को बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के दो सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स के सेपरेट व्हीकल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पैक्ट होगा आपके पोर्टफोलियो पे इन दोनों को क्लब करके बहुत हानिकारक इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1000 पॉलिसीज हमारे क्लाइंट की जो उन्होंने डिफरेंट एजेंट से खरीदी थी, उनको हमने एनालाइज किया होल लाइफ और यूलिप में, और उनकी जो रिटर्न थी 1.5 और 2.5 की रिटर्न आई है रिस्पेक्टिवली, और इक्विटी की 14, 15, 17% की आई है। क्योंकि ये दोनों क्लब होते ही आपकी दोनों ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल ऑप्टिमली नहीं होती है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट कॉर्पस 1/3 हो जाएगा अगर इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। मिक्स ना करें और टर्म प्लान लें और उसके साथ म्यूचुअल फंड लें, जिससे दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे बट सेपरेटली पूरे होंगे, तो आपको ऑलमोस्ट 3 times द कॉर्पस एज अगेंस्ट बाइंग अ यूलिप मिलने की संभावना है।
राइट, यानी कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने लिए चुन रहे हैं उसको अपने इन्वेस्टमेंट से अलग रखें, एक पैरेलल तरीके से पोर्टफोलियो में एक हिस्सा वो होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे रिलाय करना गलत होगा। और जैसा कि फिरोज ने कहा कि टर्म प्लान जरूर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस का सीधा सीधा मतलब रिस्क कवर से है कि अगर आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आप टर्म प्लान से उन रिस्क को कवर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, लाइबिलिटीज आपके ऊपर काफी ज्यादा है, तो उसकी जो अमाउंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको चयन करना होगा एक टर्म प्लान का। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्क्रीन पर हम बता रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान एक है जिसे आप चूज कर सकते हैं, और हर इंडिविजुअल के एज के अकॉर्डिंग और कितने समय के लिए आपको टर्म प्लान चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम्स डिफर करते हैं। साथ ही कुछ पॉपुलर प्लान में जेएसटी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान है, साथ ही भारतीय एक्सा, आईडीबीआई फेडरल, इस तरह के कई प्लान बाजार में मौजूद है। साथ ही ईगॉन का आई टर्म प्लान है। ये ऑनलाइन ऑप्शंस आपको बताए गए हैं, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं देना होगा तो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और आपको कम प्रीमियम के अंदर एक बड़ी अमाउंट मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ योर इंश्योरेंस कवर। साथ ही अगर मिस्टेक्स की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस ये एक ऐसा हिस्सा है पोर्टफोलियो का, मोस्टली या तो आप अंडर इंश्योर्ड होते हैं इस चीज को लेके, और आपको शायद क्लैरिटी नहीं होती है कि आपको किस तरह का हेल्थ प्लान लेना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ क्या मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, और मेजरली क्या आपने देखा आमतौर पर जो मिस्टेक्स लोग करते हैं? देखिए क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में इंडिया में जो हेल्थ मेडिकल ट्रीटमेंट की जो इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा है। एक्चुअली सबसे ज्यादा वही इन्फ्लेट होता है, 15-16% देखा गया है अच्छी मेडिकल केयर का। तो इसको इंश्योर ना करना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक एरिया होगी, क्योंकि ये गोल ये रिस्क की जो लिमिट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है। आपके 50,000 रुपए भी खर्च हो सकते हैं, 3 लाख रुपए भी खर्च हो सकते हैं। आपको जब एडमिट होते हैं, अगर कोई इलनेस आती है तो उसमें भी आपको अंदाजा नहीं होता है, और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे आपने कहा कि एडिक्वेट कवर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, एडिक्वेट कवर। और उसमें आजकल काफी सारी फैमिली फ्लोटर्स आती हैं, उसमें आपके 4 मेंबर फैमिली को कवर कर लेती हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में इट्स अनलाइकली दैट पूरों को कुछ हो और पूरों को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़े। तो फैमिली फ्लोटर लेने से आपकी लिमिट्स बढ़ जाती है, बट उसकी कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ती है, क्योंकि 1 या 2 फैमिली मेंबर को कुछ अनफोर्सीन इलनेस आ सकती है। तो एडिक्वेसी ऑफ हेल्थ कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट। और सेकंड पॉइंट रहा क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्रिटिकल इलनेस कवर जरूर करना चाहिए। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट होता है, हार्ट सर्जरीज होती हैं, क्रिटिकल इलनेसेस और को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी जो बिल्स आती हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि आज से 10 साल पहले, शायद 15 साल पहले इतने केसेस हम नहीं सुनते थे डायबिटीज के या फिर कैंसर के। तो लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया उसके चलते बहुत सारे डिजीज अब बहुत कॉमन हो गए, इसलिए क्रिटिकल इलनेस कवर डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। और साथ ही फैमिली मेंबर्स की एज को देखते हुए आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज लेनी है या फिर एक फैमिली फ्लोटर। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली और बेबी अगर आपका 18 साल से कम एज का है तो आपको एक फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको। साथ ही अगर हम कुछ और मिस्टेक्स की बात करें तो जैसे इन्फ्लेशन का जिक्र मैंने किया था फिरोज, और हमने पिछले अपनी चर्चा में भी महंगाई पर बातचीत की थी। महंगाई के फैक्टर को अगर हम इग्नोर करें या फिर पोर्टफोलियो में इस चीज को ज्यादा ध्यान में ना रखें, जो एटलीस्ट जो सरकारी आंकड़े आते हैं जिस पर हमने फिरोज काफी लंबी डिस्कशन भी की थी पिछली बार, इनको अगर हम नजरअंदाज करते हैं और निवेश हम अपने अकॉर्डिंग करें या फिर मान लीजिए किसी सलाहकार के एडवाइस के अकॉर्डिंग करते हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे पोर्टफोलियो पर? इस पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत इनविजिबल रिस्क है जो हर दिन आपके वैल्यू को डिटेरियोरेट करता रहता है। अगर हमने अब लास्ट 30 इयर्स की इन्फ्लेशन, जो गवर्नमेंट पब्लिश्ड इन्फ्लेशन है, जो 8% की एवरेज आती है, उसके हिसाब से हमने देखा कि अगर 100 रुपए की 30 साल पहले जो वैल्यू थी, 100 रुपए की वैल्यू थी, वो आज घट के सिर्फ 6% की 6 रुपए की हो चुकी है। 94% की वैल्यू इरोड करने की क्षमता रखता है इन्फ्लेशन, और इसको इग्नोर करना एक बहुत बड़ा पिटफॉल होगा, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? 2 ही ऐसी एसेट्स हैं जो इन्फ्लेशन बीट करने की क्षमता रखती है। तो इन 2 एसेट्स में एडिक्वेट पैसा रखना ही इन्फ्लेशन का एक तोड़ है। ये 2 एसेट इक्विटी है और रियल एस्टेट है। तो इन दोनों में अगर आपके एडिक्वेट एसेट्स ना हो तो आपका शॉर्ट इन्फ्लेशन बीट करने का ऑब्जेक्टिव जो है वो आप मीट नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में, और इसको बीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रिस्क 94% अपने कैपिटल को लास्ट 30 इयर्स में इरोड कर चुका है और आगे भी करता रहेगा।
अब तक फिरोज हमने 6 बड़ी मिस्टेक्स का जिक्र किया। एक और मिस्टेक जो आमतौर पर हमने भी नोटिस करी, और आप भी शायद मेरी बात से अग्री करेंगे, कि बहुत सारी चीजें हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं, चाहे वो पॉलिसीज हैं या फिर रेपिटेटिव फंड्स हैं, मतलब ओवरलैपिंग हो जाती है स्टाइल की। तो बेवजह के निवेश से किस तरह से बचे, इस मिस्टेक को आप अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे? बिल्कुल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पिटफॉल है, एक बहुत इम्पोर्टेंट मिस्टेक है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ऑलमोस्ट 8-10 किस्म के प्रोडक्ट्स एक पोर्टफोलियो में एंटर करने की क्षमता रखते हैं, बट उसमें से सिर्फ 2 या 4 रेलेवेंट होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। तो ये जो डिस्ट्रैक्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसको अपने पोर्टफोलियो से दूर रखना, और वो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाना, और उनको हमेशा कोई भी अगर एडवाइजर दे तो ये 6-5 जिनको आपने बैन कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में एंट्री से, उसको आप निवेश ना करें, तो आपका एक क्लीन लिक्विड पोर्टफोलियो बनेगा, और उसमें आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस काफी एनहांस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न को नीचे खींचने की क्षमता रखते हैं। अगर उनको ही आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपकी पोर्टफोलियो की रिटर्न 3 से 4% साल दर साल बढ़ सकती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रोडक्ट को ना देखें, अपने ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा तवज्जो दें, और व्यू पे तवज्जो ना दें, मार्केट पे ज्यादा तवज्जो ना देंगे, अपने ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा तवज्जो देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट्स जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो से एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि आप अपने गोल्स को चेज करें, रिटर्न्स को चेज ना करें, और जरूर ये देखें कि डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में, एक ही तरह के प्रोडक्ट्स तो आपने कई सारे नहीं लिए हुए, यानी बेवजह के इन्वेस्टमेंट्स को आप जरूर अवॉइड करें।